क्लास 10th साइंस के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में एक मॉडल पेपर हम लेकर के चल रहे हैं, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर जो है किस तरीके का होगा। और साथ ही बच्चों आपका पूर्णांक जो होगा पेपर का साइंस का वो है 70 नंबर का। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके विद्यालय के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट जो है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और आपका जो ये साइंस का पेपर होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा, क, ख और ग। ठीक है, इन 3 खंडों में विभाजित होगा। और प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें से 4 उत्तर दिए होंगे और एक सही विकल्प जो है उत्तर जो है चुन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई सा भी खंड करना चालू करते हैं उसके सभी प्रश्नों को एक साथ करना अनिवार्य है, और जो नया खंड आप चालू करिएगा नए पृष्ठ से जो है चालू करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रश्न के नंबर जो है वो आपके पेपर में ही उसी प्रश्न के सामने दिए रहेंगे। तो चलते हैं खंड का की ओर, जो कि आपका होगा भौतिक शास्त्र से संबंधित होगा, भौतिक विज्ञान से संबंधित होगा। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित खंड का होगा, खंड खा जो होगा वो आपका रसायन से होगा, और खंड गा जो होगा वो आपका बायोलॉजी वाले पार्ट से संबंधित होगा। तो खंड का जो है आपका वो है सबसे पहले इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें कि कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो समतल दर्पण होता है बच्चों उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपका बी वाला जो है विकल्प जो है वो सही होगा। तो आप केवल आंसर के रूप में बी अनंत लिख सकते हैं फिर अपनी जो उत्तर पुस्तिका में। खा है आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँखों में जो हमारा जो आँख है उसमें प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसको हमारी पुतलियाँ जो है नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प बी जो है वो सही होगा, पुतली। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपका बच्चों, सिलिकॉन पदार्थ बना होता है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और कोई नहीं। तो जो सिलिकॉन पदार्थ है वो अर्धचालक होता है। यहाँ पर सी विकल्प जो है इसका सही होगा। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है विकल्प बी वाला ये सही होगा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न थे फिजिक्स में आपके। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न होगा इसके भी पार्ट हैं, काखा ग करके इसके भी पार्ट दिए गए हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 2-2 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें जो है फोकस दूरी का आप फार्मूला लगा करके, चूँकि r बराबर 2f होता है तो r बराबर जो दिया हुआ है 20 तो उसका आधा हो जाएगा, फोकस दूरी जो है आधी हो जाएगी यानी 10 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो अगर हम बात करें कि मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूरबिंदु की तो वो अनंत होता है, और अगर हम निकट बिंदु की बात करें तो वो हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, जिसे हम जनरली ये कहते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा दूर बिंदु जो होगा अनंत हो जाएगा, निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, मूल आवेश क्या होता है, इसका मान कूलाम में लिखिए। तो जो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के जो आवेश है उसकी आवेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहा जाता है, और इसका मान कितना होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। और इसी तरीके से बच्चों तीसरा प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? ये आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है उनको हम देखते चल रहे हैं, इनको डिस्कशन जो है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो है का प्रश्न हो गया है आपका, इसी में जो है अथवा दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न आएगा आपका उसके साथ में अथवा होगा, और प्रश्न जो होंगे आपके 4-4 नंबर के होंगे। तो या तो काव्य में आप ये कर सकते हैं, अथवा के रूप में जो दिया गया है उस समतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 32 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे हमने अभी इसके पहले वाला प्रश्न किया था दूसरे का उसी तरीके से ही है। उत्तल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 32 दी हुई है तो फोकस दूरी जो होगी वो उसकी आधी हो जाएगी, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना सरल सा है, तो यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं। इसका फिर खा है इसका प्रश्न, मानव नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं समझाना है। तो आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना है, दूर दृष्टि दोष के बारे में बताना है, जरा दृष्टि दोष के बारे में बताना है, और साथ ही जो है दृष्टि वैषम्य जो है उसके बारे में भी बताना है।
ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसमें खा प्रश्न में जो है देखिए बच्चों अथवा भी दिया गया है, तो यहाँ पर भी इसमें सवाल जो दिया गया है वो आप देख लीजिए। 1000 ओम का एक विद्युत लैंप जो है, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत 220 वाट के विद्युत स्रोत से पास क्रम में संयोजित किया गया है। और उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती हैं। ठीक है। और साथ ही हमको ये भी ज्ञात करना है कि इस विद्युत स्त्री से जो है कितनी विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है वो फार्मूला आप पहले प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो कि पार्श्व क्रम में है, तो 1/r करके जो है वो पूरे तीनों को जोड़ दीजिएगा। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 करके इस तरह से r का मान आपका आ जाएगा। फिर विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो जितना r का मान आया उसी के बराबर होगा। और V=IR वाला फार्मूला लगा करके इसमें आप धारा जो है वो ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, उस तरीके से उसे कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न जो दिया है वो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बिंदु धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसी तरीके से इसके अथवा में कोई प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को ज्ञात करना है। फोकस दूरी के उत्तर दर्पण में दिया गया है। इस प्रकार से ये फिजिक्स का खंड हमारा खत्म हुआ। तो यहाँ पर जो है जो आपका तीसरा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न जो तीसरा नंबर का प्रश्न आएगा आपका बच्चों वो 4-4 नंबर के उसमें क्वेश्चन रहेंगे। चौथा प्रश्न जो आएगा वो 7 नंबर का होगा पूरा। तो इस तरीके से आपका खंड का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब खंड खा जो रहेगा बच्चों वो आपका होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो खंड खा की ओर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर चलते हैं। इसमें भी पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पी होगा। इसमें 3 बहुविकल्पी आएंगे आपके। तो पेपर का पैटर्न भी समझते चलिए। यहाँ पर जैसे पहला दिया गया है तप्त निकल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पर जो है योगात्मक क्रिया कहलाती है, इसका सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर योगात्मक क्रिया जो है बी वाला विकल्प जो है वो सही होगा। फिर इसके बाद शुद्ध जल जो है उसका pH मान होता है। तो अगर हम बात करें शुद्ध जल के pH मान की तो वो आपका 7 होता है। तो यहाँ पर जो है शुद्ध जल का pH मान जो है क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसका सी वाला विकल्प 7 वाला विकल्प सही हो जाएगा, उसको आप टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है C2H5HSO4 को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर विकल्प के रूप में दिए गए हैं जिसमें जो है C2H4 जो है ये आपका उत्तर जो है सही होगा, सी वाला विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका 6वां प्रश्न जो है वो अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण देना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा भाप के साथ आयरन की क्रिया को आपको लिखना है। ठीक है, और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम के बारे में लिखना है। खा प्रश्न जो रहेगा ये भी जो है इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसमें ABC 3 है, 3 तत्वों के मतलब ऐसे नाम बताना है 3 तत्वों के जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। फिर B है आपका 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। और तीसरा जो है C है 3 तत्व जिनका बाहरी कोश जो है वो पूर्ण है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों के जो है नाम आपको देने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाली कोश में इस तरीके से 1, 2 और बाहरी कोश पूर्ण है उसके जो है आपको देने हैं। फिर इसके बाद अगले बढ़ते हैं बच्चों खा के बाद गा प्रश्न की ओर। तो गा जो है प्रश्न दिया गया है वो 2 नंबर का रहेगा। एक 6वां प्रश्न भी जो होगा बच्चों आपका वो आपका पूरा 2-2 नंबर के होंगे उसमें। तो अवक्षेपण क्रिया से क्या समझते हैं और उदाहरण देकर के आपको उसको समझाना है। फिर 7वां क्वेश्चन जो आएगा वो भी 2-2 नंबर के इसमें प्रश्न रहेंगे। तो इसमें ये भी 2 भागों में विभाजित है। काक और खा और काव्य खंड जो है वो भी जो है A और B में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न जो है आप कर सकते हैं। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इसके परमाणुओं में कोई समानता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको बताना होगा। फिर खा जो है प्रश्न आपका जो है वो है कि शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है ना। तो ये जो है आपका खा प्रश्न है। तो यहाँ पर चूँकि शुद्ध जो दशाएं होती हैं तो उसमें अम्ल जो होते हैं वो आयनित नहीं होते, इसलिए H+ आयन भी नहीं देते हैं, इसलिए वे अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को जो है वो नहीं बदलती है। तो ये उसका उत्तर हो गया बच्चों। इसी तरीके से बच्चों 8वां प्रश्न दिया गया है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो है आपको बतानी होगी, वो आपको ड्रा करना होगा। और 2 प्रबल क्षारकों के नाम आप बता सकते हैं। तो जिसमें आपका प्रबल क्षारक के रूप
रूप में हम जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, तो NaOH और KOH हो जाएगा इसका आंसर आपका। इसी तरीके से गा भी प्रश्न है यहाँ पर, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। और अथवा के रूप में कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को जो है वो बताना है, तो उसकी जो अभिक्रिया है वो भी आपको लिखनी होगी। इसी तरीके से जो है अंतर आपको स्पष्ट करना है, खनिज तथा अयस्क में अंतर, निस्तापन तथा भर्जन के लिए भर्जन में क्या अंतर है, ये आपको डिफरेंस जो है वो अंतर जो है लिखना होगा। इसके बाद है अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर पहले समीकरण आपको देना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको संतुलित करके भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ABCD 4 जो है अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, उनको जो है आपको लिखना होगा। खंड गा जो है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है बच्चों। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में जो है जो प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा है पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता ही बच्चों जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, श्वसन की पौधों के द्वारा जब श्वसन की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर देखिए जब पौधे जो भोजन जब बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और उसके बाद फिर जब छोड़ने की बारी आती है वो कार्बन कौन सी गैस निकलती है, निकलने की बात है बच्चों। तो श्वसन की पौधों के द्वारा श्वसन की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है, भोजन वाली क्रिया नहीं है, तो गलत हम साइड पे जा रहे थे। तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। इसलिए बोला जाता है कि रात में जो है वो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे भी जो है श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका ये जो है C वाला विकल्प ही सही होगा। इसके बाद फिर है बौनेपन का क्या कारण है, कि बौनापन जो है वो क्यों होता है, तो इसका भी C विकल्प सही होगा। वृद्धि हार्मोन के स्त्राव की जो उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है वो वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होने के कारण जो है वो बौना व्यक्ति हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ी हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। तो वो जो गा है उसको जैव आवर्धन कहा जाता है बच्चों। C वाला विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों प्राकृतिक रूप में एक ठोस ईंधन कौन सा है। ठोस ईंधन की बात की जा रही है, तो यहाँ देखिए ठोस ईंधन की जब भी बात की जा रही है तो यहाँ पर देखिए कोयला जो है वो क्या है, ठोस रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ठोस ईंधन क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसका वहाँ का B वाला विकल्प आपका सही होगा। इसी प्रकार से बच्चों इसमें अगले जो है वो प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न के बाद जो है वो 10वां प्रश्न जो है वो 3 का खा गा इसके 3 पार्ट किए गए हैं। तो ये जो सभी जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न आप देख ही रहे होंगे। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अविकल्पित किया गया है। इसके अलावा फिर हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आप आंसर बच्चों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत लिए, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नंबर के हैं, तो बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद गा प्रश्न है आपका नर तथा मादा युग्मक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना होगा। फिर 11वां प्रश्न है आपका हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारस्परिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। यहाँ इसके बारे में आपको लिखना है। या तो इसमें अथवा भी दिया रहेगा बच्चों, 4 नंबर के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें अथवा जरूर होगा, और 7 नंबर का जो भी प्रश्न होगा उसमें भी अथवा जरूर आएगा। तो उसमें से ऑप्शनल रहेगा, तो उनमें से या तो ऊपर वाला आप कर सकते हैं या तो अथवा वाला जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 2 तरीके बताने जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा खा प्रश्न भी है और उसका अथवा भी दिया गया है, जो कि 4-4 नंबर के हैं। और 12वां प्रश्न जो है वो आपका वो है आपका जीवमंडल में ऊर्जा के प्रवाह को उदाहरण सहित उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट रूप से समझाना है। तो ये थोड़ा 7 नंबर का प्रश्न है, आपको उसको डिटेल करके लिखना होगा, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। और इसके बाद या तो वो लिखिए या तो फिर इसमें अंतर लिखने के लिए अंतर आपको स्पष्ट करना है कि तो यहाँ पर जो है टोटल जो है वो 6 जो है वो अंतर आपको दिए गए हैं। इनका जो है डिफरेंस जो है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो है अथवा वाला भी कर सकते हैं या तो उसके ऊपर वाला भी 12वां प्रश्न भी आप कर सकते हैं, जो कि डिटेल रूप में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन के नंबर ध्यान में रखते हुए ही आप उसके उत्तर जो है उसी के अनुसार जो है दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपका पेपर छूटने ना पाए। और प्रत्येक खंड जो भी खंड आप इस करना स्टार्ट करेंगे उसके सभी प्रश्नों को आपको जो है सही नंबरिंग करते हुए जो है एक साथ करना है उस खंड के प्रश्नों को। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट पर क्लास 10th की
भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स की है आपकी उसमें, और साथ ही आर्ट की है, और भी देख लीजिएगा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो क्लासेस ये सारी फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में।